एवरीवन दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा एक्चुअली वो हिस्ट्री वाले सेक्शन से आता है, लेकिन पॉलिटी वाला सेक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड है। लक्ष्मीकांत के अगर आपने शुरू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तो हम वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करते हैं। उसे कहा जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो आज उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आज हिस्टोरिकली एक काफी इंपॉर्टेंट दिन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड जो टॉपिक है, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इंडिया एक नेशन है, अलग अलग हमारे यहाँ पे स्टेट हैं जहाँ पे इलेक्शंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। ऐसे ही 5 साल के बाद हमारे सेंटर में भी इलेक्शन होते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के इलेक्शन एक साथ हों। वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी भी कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं पहले से ही। इसके बारे में बात करेंगे आज। इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आता है। उसके अलावा छोटा सा टॉपिक हमारा नमामि गंगे, जिसके बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है। प्रॉब्लम विद द चाइनीज इकोनॉमी, छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक पॉइंट नहीं है जो हमें पहले से नहीं पता हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी और एक दो पॉइंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी के अंदर चल रहा है इस टाइम स्लो डाउन। चाइनीज इकोनॉमी लगभग 5% की रेट से इंक्रीज कर रही है, ओनली ओनली 5%। चाइना के हिसाब से बहुत कम है ये, क्योंकि 25 सालों तक चाइना लगातार 10% की इकोनॉमी से ग्रो किया है। तो ऐसी इकोनॉमी के लिए 5% बहुत ही कम है। तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, चाइना की इकोनॉमी जितनी डाउन जा रही है उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। लेकिन हमारे प्रयास प्रोग्राम के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, आप इसे डेफिनेटली ज्वाइन करें। बहुत बेनिफिट मिलेगा, पर्सनल गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट चाहे आपके दिमाग में कम हो, लेकिन आपने उसके ठीक ठाक से अंडरस्टैंड किया है और अगर आप उस कंटेंट से आंसर लिख सकते हो तो मतलब आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट होती है। कंटेंट के साथ साथ आंसर राइटिंग भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पेपर मेंस का हम लोग देते हैं तो इसमें तो सारा आंसर ही लिखना होता है आपको, और आपकी सिलेक्शन के लिए मेंस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स तो फिर भी एक क्रिटेरिया होता है स्क्रीनिंग करने के लिए। प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस नहीं लिख पाओगे। लेकिन मेंस में अगर आप आंसर ही नहीं लिख पाओगे तो स्कोर कैसे करोगे। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप हमारा ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट को जाके भी विजिट कर सकते हो। ऐसे हमारे पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्टूडेंट के साथ वन टू वन मेंटरिंग करते हैं। स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती हैं, वीकनेस होती हैं, राइट। अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में आप इस समय चल रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके साथ बैठ के आपकी प्रेपरेशन को तैयार करवाए। हालांकि इस प्रोग्राम के साथ हम लोग आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी दे रहे हैं। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका भी सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर है। फाउंडेशन कोर्स तो कंप्लीट ही हो गया ना, प्रीलिम्स मेंस ऐसे डेली क्विज टेस्ट सीरीज वो तो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, लगभग साल भर चलता है ये, लेकिन बहुत अच्छी कमांड हो जाती है आपके टॉपिक्स के ऊपर। उसके अलावा सैटरडे को हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से मैं आपको कवर करवाता हूँ। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्कैन कर सकते हो। हालांकि व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज वगैरह करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो दौर चल रहा है 1942 और चल रही है इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो। गांधी जी ने कह दिया भैया डू और डाई, ये अंतिम समय है, या तो करो या मरो। हालांकि ये डू और डाई के ऊपर गांधी जी की को अभी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट वो एक अलग मुद्दा है, उससे कभी बाद में बात करेंगे। बट वो दौर बहुत जबरदस्त चल रहा था उस समय इंडिया में। चारों तरफ लोग सड़कों पे आ रहे थे, ब्रिटिशर्स का बाइकआउट कर रहे थे। और इंडिया में जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, ये भी बहुत जोशों मतलब बहुत जोश के साथ काम कर रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट उस समय क्या हुआ, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे सबको ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जनता का दबाव बन रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंगेज थी, वहां पे उसको इंडिया में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंडिया एक तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दो काम किए। एक तो हमारे देश की सपोर्ट लेने के लिए उनको डेफिनेटली कांग्रेस की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, ताकि यंग लोग जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से वो बैटल के अंदर जा सकें। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन सारी चीजों को जो वर्ल्ड वॉर पे चल रही थी, इंडिया में चल रही थी, उसको शांत करने के लिए क्या कहा
उन्होंने कहा भैया जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हम आपको आजादी दे देंगे। हालांकि उस आजादी का नेचर क्या होगा ये उन्होंने कंप्लीटली क्लियर नहीं किया था। क्या वो पूरी आजादी होगी, आधी आजादी होगी, क्या होगा वो अलग चीज है। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको सबसे जेल से रिलीज कर दिया गया, और ब्रिटिशर्स ने 2 सितंबर आज के ही दिन 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। इंटरिम का मतलब होता है किसी फाइनल चीज से पहले का प्रपोजल, आप ये कह सकते हो। जैसे इंटरिम बजट आता है, मेन बजट से पहले इंटरिम बजट होता है, इसी तरह से मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले इंटरिम गवर्नमेंट होती है। मेरा मेन गवर्नमेंट का कहने का मतलब क्या होता है? मेन गवर्नमेंट वो होती है जिसका प्रॉपर इलेक्शन होता है, जिसमें प्रॉपर वोटिंग होती है, जिसमें रैली वगैरह होती है, सब कुछ होता है, उसे मेन गवर्नमेंट कहते हैं। उससे पहले की गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट। 2 सितंबर 1946 को इसको बनाया गया। इसे बनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर से। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मतलब ये है कि ये ऐसी असेंबली थी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में से ही कुछ लोगों को निकाल के उनको इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। आप ऐसा भी कह सकते हो या फिर ऐसा भी कह सकते हो, जो हमारे यहाँ पे प्रोविंस थे, पहले प्रोविंस कहा जाता था, आजकल इनको स्टेट कहा जाता है। तो प्रोविंसेस के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहां से कुछ लोगों को इलेक्ट किया गया और उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का पार्ट बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में से ही बाद में इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया। ठीक है जी। ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था देश में, पहले आपको बता रहा हूं, दीज वर नॉट द डायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। उसके अलावा इंटरिम गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ये वही थी जो वायस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो ये काम वही किया करते थे क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा हुआ करता था। इस असेंबली के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये प्राइम मिनिस्टर का भी काम कर रहे थे। ठीक है, ही ऑल्सो हैज अ पावर टू एक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस कह लीजिए, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम मिनिस्ट्री दी गई थी। बलदेव सिंह जी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दिया गया। जोन मथाई हमारे एजुकेशन एंड आर्ट्स, इनके पास इंडस्ट्रीज थी, बेसिकली बड़े इकोनॉमिस्ट थे जोन मिथाई जी। इनकी बुक्स भी आती हैं, पढ़ सकते हो आप। सी राजगोपालाचारी जी, वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उनको मिला। राजेंद्र प्रसाद जी को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला। बाद में ये तो इंटरिम गवर्नमेंट थी। जब फाइनल गवर्नमेंट बनी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ, जब पहले इलेक्शन हुए, पहले इलेक्शन के बाद फिर वो सब लोगों को अलग अलग से मिनिस्ट्री दे दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 1947 तक चली, 15 अगस्त 1947। उसके बाद अंग्रेज भैया बाहर। ठीक है जी, हमारे देश का कानून लागू होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। तो इस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 1947 से पहले की जो गवर्नमेंट थी उसे इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके जो मेंबर्स थे, दे वर आल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इतना ही मुझे आपको ये करवाना था। बाद में फिर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जॉब था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फिर फाइनली 22 नवंबर 1949 को हमारा ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर सिग्नेचर हो गए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कुछ महीने के लिए वेट किया, और फाइनली 26 जनवरी 1959 को हमारे देश को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन थे सबको इंप्लीमेंट कर दिया गया। कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले भी लागू हो चुके थे। दो चार के नाम अगर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लक्ष्मीकांत में भी देखने को मिलेगी, और आपकी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वहां पे भी देखने को मिलेगी। आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। तो इसलिए आज का दिन जो है वो काफी खास दिन था। चलिए जी, अब आते हैं हम लोग आज के जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हम लोगों ने इस टॉपिक को कल भी थोड़ा सा किया था, ये बताया था आपको कि सितंबर 18 से लेके सितंबर 22 तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने वाला है। इस स्पेशल सेशन में कई सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होगा। हो सकता है इसके ऊपर अडानी ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन हो, मणिपुर में जो इशू चल रहा है उसके ऊपर भी होगा, G20 के ऊपर भी हो सकता है। और एक मुद्दा यहाँ पे नजर आता है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट कई बार कह चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए।
और हो सकता है सरकार इस बार थोड़ा अर्ली इलेक्शन भी करवा दे। अर्ली इलेक्शन का मेरा मतलब यह है कि सरकार 5 साल से पहले भी इलेक्शन करवा सकती है। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता कि 5 साल में ही आपको करवाना होता है। ठीक है जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन वो एक साथ होंगे। जब आप वोट डालने जाओगे तो पीएम के लिए और सीएम के लिए, दोनों के लिए आप एक साथ वोट डालोगे, एक ही दिन, सेम डे वोटिंग करोगे। इसका मतलब होता है वन नेशन वन इलेक्शन। अब क्या हमारे देश में पहले से चल रहा था? ऑफ कोर्स चल रहा था, कानूनी रूप से नहीं, प्रैक्टिकल रूप से। 1967 तक यह सिस्टम चलता रहा, क्योंकि उस समय तक स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, इंडिया में जितने स्टेट्स थे वहां पे, और सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो इसलिए इलेक्शन एक साथ हो जाया करते थे। फिर 1968 के बाद से कुछ सदर्न स्टेट्स में, स्पेशली तमिलनाडु में, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई, और फिर उसके बाद आंध्रा में और कई सारे स्टेट्स में बननी शुरू हो गई। तब जाके वहां पे दिक्कत इकट्ठी हो गई। तब सेंटर के इलेक्शंस और स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस अलग अलग होने लगे। फिर 1970s और 80s और फिर इवन 1990s ऑल्सो, बहुत बार आप देखने को मिलेगा, कितने सारे एग्जाम्पल हमारे देश में हैं जहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाए गए उस समय की गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो सरकारें गिर जाया करती थी, इलेक्शन हुआ करते थे, कभी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो जाया करता था। इस तरह की चीजें बहुत आम हो गई थी हमारे देश में 70s और 80s के दौर के टाइम पे। तो ये जो सिस्टम था वन नेशन वन इलेक्शन वाला, वो खत्म हो गया। लेकिन अभी सरकार ये कह रही है कि शायद हम इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अब कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे देश को वन नेशन और वन इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? इसके कुछ रीजन उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, इससे नेशनहुड की फीलिंग आएगी। सारा देश एक साथ लोग इलेक्शन करेंगे, इतना बड़ा एक इलेक्शन फेस्टिवल होगा, तो नेशनहुड की फीलिंग आएगा। चलिए ठीक है, ये तो एक फिलोसफिकल सी बात हो गई। दूसरी बात, इससे होता क्या है? इससे हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, सिक्योरिटी फोर्सेस को। ठीक है। तीसरी चीज जिन्होंने यहाँ पे कही है, वो कही है कि इससे हमारा जो लेजिस्लेटिव वर्क है, जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं, वो जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। राइट? कैसे इजी हो जाएगा? क्योंकि अभी क्या होता है, सेंटर के अंदर इलेक्शन है, चलिए, आज बिहार में इलेक्शन है, कल महाराष्ट्र में इलेक्शन है, परसों को आंध्रा में इलेक्शन है, फिर भैया हरियाणा में इलेक्शन है। अरे, कोई ऐसा फेज होता ही नहीं इंडिया में जब किसी ना किसी स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्शन ना हो रहा हो। तो सारी एनर्जी तो यहाँ यहाँ चली जाती है ना। सरकार अपने लेजिस्लेशन के ऊपर और एग्जीक्यूटिव चीजों के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाती है, क्योंकि सारा ध्यान नहीं रहता इलेक्शन में। अरे, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, कभी तमिलनाडु में हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। अगर सारे देश में 5 साल के बाद एक ही इलेक्शन होगा, तो सरकार की पूरी एनर्जी है, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में, वो डेवलपमेंट के लिए फोकस होगी। आप इधर उधर की फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगाओगे। ठीक है जी। उसके अलावा एक और जो फैक्टर यहाँ पे दिया जाता है, वो कह रहे हैं कि भाई, जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जो रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, ये भी जो है कम हो जाएगी। क्योंकि रोज रोज इलेक्शन होते हैं, रोज रोज रैली होती हैं, रोज रोज वही भड़काऊ भाषण होते हैं। अगर एक साथ इलेक्शन करवाएंगे तो ये चीजें काफी कम हो जाएंगी। अगर भड़काऊ भाषण देने तो एक ही टाइम पे दे लो ना, रोज रोज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि ऐसा देना नहीं चाहिए, हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, बट फिर भी लोग करते ही हैं। तो ये भी एक यहाँ पे इशू कहा गया है कि अगर हम लोग एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो इससे जो कम्युनल टेंशन्स हैं देश में, वो कम हो जाएंगी। क्योंकि रोज रोज इलेक्शन, अब इलेक्शन से क्या है ना, डिवीजन आती है लोगों में। एक साथ इलेक्शन होगा, 5 साल के लिए छुट्टी, तो ये एक फीलिंग यहाँ पे आएगी। उसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा अब टीचर्स को देखिए, जो सरकारी टीचर्स होते हैं, टीचर्स की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, और जब टीचर्स की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो ये लोग एजुकेशन वर्क नहीं कर पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं स्कूल में। अगर पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होगा तो टीचर्स अपना पढ़ाने का काम 5 साल तक आराम से करेंगे।
एक साथ ड्यूटी आप उनकी लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो हमारी गरीबों के लिए या वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, अलग अलग स्टेट में जब अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो सरकार उनको लगातार चेंज करती रहती है अपने बेनिफिट के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंटर हो चाहे स्टेट के अंदर हो। एक साथ इलेक्शन होगा तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सारी वेलफेयर स्कीम जो है एक तरह से सिमिट्री में आ जाएंगी, क्योंकि पूरे देश में जो है उनको आप एक टाइम पे ही लागू कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। उसके अलावा एक और फैक्टर जो है वो है पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जोड़ सकते हो एक फैक्टर करप्शन, क्योंकि करप्शन का जो बहुत बड़ा रीजन है वो है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में नेक्सस। रोज रोज इलेक्शन होने से क्या होता है, करप्शन बढ़ता है, पॉलिटिकल जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। एक साथ इलेक्शन होंगे तो एक्सपेंडिचर भी डेफिनेटली यहाँ पे कम होगा, और जो 5 साल में इलेक्शन होंगे तो 5 साल तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बेटर तरीके से आप कर सकते हो। तो ये तो बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट आपके इसके नजर आए, लेकिन सब चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो। जब आप चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम चैलेंज है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास एक चीज होती है जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, आपने मान लो इलेक्शन करवा भी दिए, अब हो सकता है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद तमिलनाडु में नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और वहां की सरकार गिर जाए। हो सकता है 4 साल के बाद हरियाणा की गवर्नमेंट गिर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर की गवर्नमेंट भी गिर जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो सरकारें गिरती रहेंगी, कोई साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। आप कैसे इंश्योर करोगे कि एक साथ इलेक्शन होगा? प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां से खत्म करना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन जो है हालांकि इन्होंने बताया हुआ है, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो एक तो इसको वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको इंप्लीमेंट करना। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप अलग अलग टाइम पे इलेक्शन करवाते हो तो इससे जो स्टेट की अथॉरिटी है वो भी डाउन होती है। यस, स्टेट्स की अथॉरिटी डाउन होती है, उनको अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको सरेंडर करनी पड़ेंगी। तो हमारे फेडरलिज्म के लिए भी ये खतरनाक है। लेकिन जो वोटर होगा, वोटर वगैरह कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज होगा? आप ये देखिए, जब इलेक्शन होते हैं तो जो सेंटर के मुद्दे होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं जिन पे वोट मांगी जाती है, वो डिफरेंट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो है टॉपिक वो डिफरेंट होते हैं। राइट, प्रधानमंत्री के लिए जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, और चीफ मिनिस्टर के लिए जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादातर लोकल मुद्दे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर वाले ज्यादातर नेशनल मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं। अब वोटर जो होगा, जो वोट देने जाएगा, तो वो किस आधार पे वोट देगा, उसका जो वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि एक साथ जो है रैलीज होंगी, एक साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे आएंगी, लोगों से वोट मांगेंगी, किस मुद्दे पर आप वोट मांगोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करके अपने लिए वोट जब मांगेंगी, उनके जो कैंपेन होंगे वो ज्यादा लार्ज स्केल पे हो सकते हैं। और जो वोटर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके अपने स्टेट के अंदर उसी सीएम को वोट दे सकता है जो कि उस पार्टी से बिलोंग करता है, ऐसे कैंडिडेट को वोट दे सकता है। तो वोटर बेचारा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। और कितने सारे वोटर हमारे देश में इलिटरेट हैं, उनके पास वो प्रॉपर डिवाइड करने की जो रैशनल डिसीजन लेने की जो 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 कैपेबिलिटी है, शायद वो थोड़ी कम हो। एक रीजन यहाँ पे ये बहुत बड़ा नजर आता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब सारे देश में एक साथ इलेक्शन होंगे तो भाई इतनी सारी फोर्स आप कैसे मैनेज करोगे? सारे स्टेट के अंदर फोर्स लगाओगे आप, सारे सेंटर के अंदर आप फोर्सेस लगाओगे, तो मैन पावर कहाँ है? सारी फोर्सेस इलेक्शन के ऊपर फोकस करेंगी तो इंटरनल सिक्योरिटी को तो वैसे भी डेंजर होगा, कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक वगैरह हो सकता है, क्योंकि सारा फोकस इलेक्शन के ऊपर रहेगा। तो ये भी यहाँ पे दिक्कतें हैं। राइट, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अननेसेसरी जो है बर्डन यहाँ पे बन जाएगा। अब इससे एक चीज ये होगी कि जो रीजनल पार्टीज होंगी वो डिसएडवांटेज में चली जाएंगी, क्योंकि सेंट्रल जो पार्टीज हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अपने वो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करके वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उनके पास पैसा वैसा जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये चीजें हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि भाई इसका सोल्यूशन है। हालांकि सोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता है, इसके अंदर आपको फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोविजन चेंज करने पड़ेंगे। सोल्यूशन ये नजर आता है कि मान लो तमिलनाडु में 3 साल के बाद जो है वो सरकार गिर गई,
ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और सरकार गिर गई। अब प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम है वो क्या कहता है कि तमिलनाडु के अंदर आप इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन करवाने से जो नई गवर्नमेंट आएगी, ये नई गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक रहती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो जनरल टेन्योर होता है सरकार का वो 5 साल होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर आप वन नेशन वन कॉन्फिडेंस, वन नेशन वन वोट अगर आप करवाते हो, वन इलेक्शन करवाते हो, तो आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो सोल्यूशन ये नजर आता है कि मान लो 3 साल के बाद गवर्नमेंट अगर गिर गई, तो रिमेनिंग जो इलेक्शन होंगे, यहां पे जो सरकार बनेगी वो 2 साल के लिए बनेगी। जो रिमेनिंग पीरियड होता है गवर्नमेंट का, 2 साल, आप ये कर सकते हो। वन नेशन वन इलेक्शन को आप इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। हालांकि यहां पे भी समस्या है। समस्या क्या है भाई, पहले आपने एक बार इलेक्शन करवाए, 3 साल के बाद आपकी सरकार गिर गई, आपने फिर से इलेक्शन करवाए। अब 2 साल के बाद फिर से इलेक्शन होंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, 3 3 बार इलेक्शन हो रहे हैं। बर्डन तो बढ़ रहा है ना, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, और वोटर बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, वो रोज रोज वोट देने थोड़ी जाएगा। वोट अगर वो नहीं देने जाएगा तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वैसे ही वीक हो जाएगी। और डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जो आम इंसान होता है, आम वोटर होता है, वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन रोज रोज इलेक्शन होने से वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा और वोट देने जाएगा नहीं, परेशान हो जाएगा। हालांकि ये सॉल्यूशन जो है बताया गया है कि ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे कुछ हो सकता है। अब वो भी कितना प्रैक्टिकल है नहीं है, वो एक जो है एक अलग चीज है इसकी जो नजर आती है। राइट, क्या कर सकते हैं, ये जो प्री मैच्योर जो सरकारें गिर जाती हैं, इसे आप रोक सकते हो। और इलेक्शन जो हमारा कमीशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ताकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इस तरह से ना आए। नो कॉन्फिडेंस मोशन से अगर सरकार गिर जाती है, फिलहाल तो नया इलेक्शन होता है, एक सोल्यूशन ये कहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो वहां के गवर्नर होते हैं वो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना सकते हैं। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए गवर्नमेंट चला सकती है। लेकिन इसमें भी प्रैक्टिकल चीजें हैं। भाई आप सेकंड लार्जेस्ट क्यों हो, क्योंकि जनता ने आपको कम वोट दिया है। तो आप ऐसे लोगों के हाथ में कैसे पावर दे सकते हो जिसको जनता ने वोट दिया ही नहीं है। यहाँ पे भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो फिलहाल सोल्यूशन इसको कुछ खास नजर नहीं आता है। लेट्स सी, इस बार जब ये स्पेशल सेशन होगा तो उसके अंदर जो है क्या सोल्यूशन यहाँ पे नजर आते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, उसको हम लोग देखते रहेंगे आगे भी क्या रहेगा। आज सैटरडे का दिन है, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये क्लास खत्म होने के बाद क्या होगा, आज लगभग 12 बजे 11:50 पे, सैटरडे का दिन है, हम क्या लॉन्च करेंगे, आदित्य को लॉन्च करेंगे। हमारा आदित्य L1, इंडिया का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जिसमें हम लोग सूर्य को, सूर्य देवता को, हमारे सन को ऑब्जर्व करने के लिए पहला मिशन भेज रहे हैं, आदित्य L1। नहीं जी, मैं इसको नहीं करवाऊंगा। बहुत बार कर चुके हैं हम इस टॉपिक को, इसमें कुछ नया ऐड करने का नहीं है। हाँ, आज लॉन्च होगा, कल इसके बारे में हम कुछ नए पॉइंट्स डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। फिलहाल सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको कुछ कंटेंट डाला है जो ऑलरेडी आपके पास है, आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जो नए स्टूडेंट है शायद उनके पास ये कंटेंट ना हो, आप लीजिए इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मंडे को हम इस टॉपिक के बारे में दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं गंगा मैया की। तो गंगा जी को साफ करने के लिए 2014-15 में हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया बहुत बड़ा, नमामि गंगे। ठीक है जी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि जो जो पानी होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जिसे गंगा में छोड़ा जाता है, छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर को ही ट्रीट किया जा रहा है फिलहाल, 5 मेजर स्टेट में। कौन कौन सी स्टेट जहां से गंगा निकलती है, गंगा कौन कौन से स्टेट से निकलती है, हमारा चला गया जी उत्तराखंड, अपना आ गया इधर पे उत्तर प्रदेश, अपना आ गया जी यहाँ पे बिहार, अपना आ गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और अपना यहाँ पे आ गया झारखंड। जी हाँ, झारखंड से भी गंगा थोड़ी सी निकलती है। 5 स्टेट के अंदर 20% वाटर को ट्रीट किया जाता है। टारगेट क्या है, फिलहाल टारगेट हमारा है 2024 तक 33%, 2026 तक जो है वो 60% का हमारे यहाँ पे टारगेट है। सबसे ज्यादा जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी, उसके बाद लगाए गए हैं
उत्तर प्रदेश के अंदर 35 और वेस्ट बंगाल के अंदर 11। 20,000 करोड़ रुपए का मिशन था जब इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि ये पैसा हम लोगों ने अलॉट किया था, बट एक्चुअली में जो सरकार ने पैसा रिलीज किया है वो 37,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि इसमें से काफी पैसा जो है अभी जो यूज नहीं हो रहा है, बट स्टिल इतना पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। सरकार का ये कहना है कि देखो भाई, गंगा के अंदर जितना पोल्यूशन पहले था उससे डेफिनेटली कम हुआ है। कई इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स का भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि डेफिनेटली कम हुआ है। मैक्सिमम जगह पे गंगा की जो वाटर क्वालिटी है वो इस समय प्रिस्क्राइब जो लेवल होता है बेदिंग वाटर का, मतलब आप उसमें नहा सकते हो, पी नहीं सकते, नहा सकते हो। क्या हर जगह पे नहा सकते हो? नहीं, कुछ जगह पे ना डेफिनेटली नहा सकते हो। डॉल्फिन साफ पानी में रहती है, पोल्यूटेड वाटर में नहीं रहती है। हमारे देश में पिछले 6-7 सालों में डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ी है, 2000 से 4000 हो गई है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि भाई गंगा एक्चुअली में साफ हुई। तो ये तो इस आर्टिकल के बारे में हो गया। अब अगर आप देखें नमामि गंगे मिशन के बारे में, तो 20,000 हम लोगों ने इसको लिए दिए। 2014 में सरकार ने इसको अनाउंस किया, 2015 में फाइनली एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम हम लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया। कौन एडमिनिस्टर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजुवनेशन। अब ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पॉइंट है। इसके दो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव हैं नमामि गंगे के। पहला तो है भैया गंगा के पोल्यूशन को कम करना है, और दूसरा गंगा को रिजुवनेट करना है। पूरी गंगा को, मतलब कहीं पे पोल्यूटेड है उसको कम करना है, कहीं पे अगर उसका जो चैनल है वो नैरो हो गया है, उसके अंदर डीसिल्टिंग वगैरह करनी है, उसको रिजुवनेट करना है। गंगा को दोबारा से एक बढ़िया वो रिवर बनानी है जैसी वो नेचर के अंदर होती है। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अंदर स्टेट के अंदर भी कुछ बॉडीज होती हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, वो भी इसको मैनेज करते हैं। इसके अंदर और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो सब चीजें भी यहाँ पे हो सकती हैं। एनजीसी, नेशनल गंगा काउंसिल, 2016 में हम लोगों ने इसको बनाया। इससे पहले हमारे पास क्या था? इससे पहले हमारे पास था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय एनजीसी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए है ये, मेंस के लिए खास कंटेंट नहीं है। जो नमामि गंगे प्रोग्राम है वो 3 लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है। पहला होता है नेशनल लेवल पे, जिसे कैबिनेट जो सेक्रेटरी होते हैं हमारे वो चेयर करते हैं। दूसरा होता है जी चीफ सेक्रेटरी, जो स्टेट के अंदर होते हैं, तो ये स्टेट लेवल पे इसको जो है देखा जाता है। और जो डीएम साहब होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको 3 लेवल पे इसको किया जाता है। जो इम्प्लीमेंटेशन होगा गंगा वाला, वो 3 लेवल पे होता है। वो भी एंट्री लेवल मतलब इमीजिएटली, मीडियम टर्म मतलब 5 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल के लिए, जो प्रोसीजर वहां पे लिया जाता है गंगा को साफ करने के लिए। तो तीनों लेवल पे जो है इसको किया जाता है। इतना ही काफी है नमामि गंगे के लिए फिलहाल। डॉल्फिन वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कंटेंट डाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो। हमारा नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसको प्राइम मिनिस्टर जी हेड करते हैं। तो यहीं से हम लोगों ने 2019 में एक इनिशिएटिव लिया था डॉल्फिन को बचाने के लिए। इसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी कहा जाता है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज जो है अंडर अर्थ गंगा ऑल्सो। इसे जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है उसके बेसिस पे ही चलाया गया था। ठीक है, डॉल्फिन जो है हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, आपको बड़े अच्छे से पता होगा। इसको सूसू कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में कई जगह पे। और बिहार में हमारी जो है पहली डॉल्फिन जो है विक्रमशिला जिसको कहते हैं, एक सेंचुरी भी बनी हुई है। अगर आप वहां पे जाना चाहो तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे, जो कि चाइना के बारे में है। इसमें कुछ खास नया पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, बट हाँ थोड़ी रिवीजन आपकी हो जाएगी। चाइना की इकोनॉमी जो है वो 5% के से ग्रो कर रही है, जो कि चाइना के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम है। 25 सालों तक चाइना की जो इकोनॉमी है वो 10% से ग्रो किया है। तो 5% से ग्रो करेगी तो भैया चिंता का विषय तो है। और सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की दिक्कतें हैं। तो ऐसा डर लग रहा है चाइना वालों को कि कहीं चाइना मिडिल इनकम कंट्री ना बन के रह जाए। अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो चाइना की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कैपिटा के हिसाब से देखें, चाइना अभी भी एक मिडिल इनकम कंट्री ही है। और जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी कम हो रही है, स्लो डाउन हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चाइना कभी भी हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाएगा जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज है। वहां पे एक बड़ा रीजन ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। खैर, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये चिंता का विषय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी है, चाइना के लिए भी है। और वहां की जो पॉलिटिकल जो क्लास है, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी।
2017 में जी जिनपिंग ने ये कहा था अपनी पार्टी की मीटिंग में कि हमारा फोकस किसके ऊपर है, ग्रोथ के ऊपर नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर है। अभी हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, अभी हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर बारे में बात करेंगे। तो ये खुद मान रहे हैं इस बात को कि टाइम आ गया है जब क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस हो, क्योंकि उनको नजर आ गया भाई क्या चल रहा है देश में। अब देखिए 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पूरी दुनिया डूब रही थी। 2018 के क्राइसिस में चाइना को 1% का भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि चाइना ग्रो कर रहा था 10% के 9-10% इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अंदर भी, डिप्रेशन में भी। क्यों? क्योंकि चाइना ने लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया था। चाइना के बैंकों ने 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिए थे। रेलवे, हाईवे, कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स दुनिया भर के चलाए गए चाइना में। जब इतने प्रोग्राम सरकार चलाएगी तो भैया जॉब्स क्रिएट होंगी, इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन पावर बढ़ेगी, राइट? वो सब चीजें हुई। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो इतना लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट किया गया 2008 में, उसका पीक पॉइंट आ गया। और पीक पॉइंट उसका आ गया 2014-2015 में। तब से जो है चीजें कम हो रही हैं, चाइना में ग्रो कम कर रही हैं। कुछ इश्यूज हैं वहां पे, जिन्होंने यहाँ पे बताया, हम आपको बताएंगे। तो 2008 में जो स्टीरॉयड का डोज दिया गया था, ये कभी ना कभी तो अपना असर कम करेगा ना। अभी 2015 के बाद माना जा रहा है कि उसका असर कम होना शुरू हो गया है। इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चाइना में बनाए गए, खाली पड़े हुए हैं, कोई लेने वाला है ही नहीं, खाली इन्वेंट्री है, डिमांड है ही नहीं मार्केट में। और चाइना के जीडीपी में वहां का जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आपने देखा होगा, अभी पिछले साल की ही न्यूज है, एवरग्रांडे जो वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, कई बिलियन डॉलर का लोन उससे डिफॉल्ट हो गया था। पूरे चाइना में हाहाकार मच गया था कि अब चाइना के दिन खत्म हो गए हैं। ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप घर बना रहे हो, फ्लैट बना रहे हो, खरीदने वाला कोई है नहीं। हाउसिंग हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, हर जगह पे डिमांड कम नजर आ रही है, क्योंकि बहुत गंदी इन्वेस्टमेंट वहां पे की गई है। चाइना में इन्वेस्टमेंट के लिए टर्म यूज की जाती है जिसे कहते हैं गुआंगसी। यहाँ पे ये माना जाता है कि जो बैंक लोन देते हैं, वो लोन देने के लिए इकोनॉमी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बल्कि फ्रेंडशिप्स को जो है प्रेफरेंस देते हैं, अपने पर्सनल रिलेशन को प्रेफरेंस देते हैं, लोकल फैक्टर को ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो भाई जब आप ऐसे फैक्टर के बेसिस पे लोन दोगे तो डिफॉल्ट तो होंगे ही। और चाइना भी इस बात को मान चुका है। चाइना के जी जिनपिंग दोबारा बार बार कह चुके हैं कि दिस इज न्यू नॉर्मल। मतलब अभी आप 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट मत करिए, अभी 5-6% पे चल जाए तो वो भी काफी है। तो चाइना एक्चुअली डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो, उसको भी पता है, अमेरिका के साथ उसने ट्रेड वॉर किया, यूरोप के साथ भी ट्रेड वॉर चल रहा है। यूरोप अमेरिका ने अभी क्या करेंगे फ्यूचर में, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो चाइना तो ऑफकोर्स डाउन जाएगा ही, जब वो उसके प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेंगे अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है यूएसए के साथ जो है ट्रेड वॉर करने का। और जी जिनपिंग की जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, वो भी पिछले 6-7 सालों में थोड़ी सी चेंज हुई है। जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स थे चाइना में, जैसे अलीबाबा हो गया या आर्ट ग्रुप हो गया, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ओवर रेगुलेशन किया जा रहा है। अलीबाबा वाले तो बेचारे, उन्होंने कुछ बोल दिया था वहां के बैंकों वगैरह के अगेंस्ट में, वो कई महीने तक गायब ही कर दिए थे। आर्ट ग्रुप अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहता था, लेकिन उसको उसका आईपीओ लॉन्च नहीं करने दिया गया। तो ये जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ मॉडल के ऊपर काम कर रही थी चाइनीज कंपनीज, उनके ऊपर सरकार जो है वो शिकंजा कस रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट का माहौल जो है वो थोड़ा सा कम होता है देश में, एफडीआई वगैरह भी कम आता है। ये सारे फैक्टर जो है इस समय चाइना की इकोनॉमी के स्लो डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अभी आप फिर वो रशिया यूक्रेन ग्लोबल डिमांड वगैरह, आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस वगैरह, वो सब डेफिनेटली इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो ये रीजन है चाइना के इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का, जो आज के इस आर्टिकल में बताया गया। बस इतना ही था। कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।